यस सर, आ रही। ठीक, वन सेकंड। कौन है फुल जोन, कौन है? तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें हम दो बातें कर रहे थे, प्रोपागेशन वेक्टर और ऑसिलेशन वेक्टर। दो चीजों पे बात करेंगे। ऑसिलेशन, तो हम लोगों ने इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि जो प्रोपागेशन की डायरेक्शन होती है लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और इनका रिलेशन कुछ इस तरह से होता है बच्चों की, हम लोगों ने कहा था कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसको मैं सी कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर है ये। बेसिकली सी कैप का मतलब है कि लाइट के अलोंग, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये बी। तो तीनों में रिलेशन बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसे आप आई जे के में लिखते हैं, आई जे के, वैसे ही आप यहाँ पर ई बी सी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें ई क्रॉस बी कैप, ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू सी कैप, इससे आई क्रॉस जे के होता है। अगर ई और बी दिया हो और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी हो, किस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल टू ई कैप भी निकाल सकते हो, और सी कैप क्रॉस ई कैप इक्वल टू बी कैप निकाल सकते हो। तो कोई भी हमको दो दी हो तो ई बी सी इस सीक्वेंस में आप याद रखें, ए बी का सी होगा, बी सी का ई होगा, और सी ई का बी होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से हम लोग बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालेंगे। अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को क्वेश्चंस के थ्रू। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमारा 500, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग वेव इक्वेशन लिखते हैं, पिछली बार हमने बताया था अरे कौन आ रहा है भाई, लेट आ रहे हैं लोग। हाँ, तो इक्वेशन को हम दो तरह से एक्सप्रेस करते थे। कोई भी इक्वेशन, जैसे बच्चों अगर हम जनरल वेव इक्वेशन की बात करें, एक जनरल वेव इक्वेशन आओ देख लेते हैं। जनरल वेव इक्वेशन प्रोपागेटिंग इन एनी थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन। तो जैसे अगर आप जनरल डिस्प्लेसमेंट है, सपोज ये डिस्टरबेंस को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जाई से वेव डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड होता है वेव का, साइन। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका साइन का फंक्शन इस तरह का भी मिल सकता है, और साथ ही में एक यूनिट वेक्टर होता है, जिसे इस यूनिट वेक्टर को बोलते हैं हम ऑसिलेशन वेक्टर। बच्चों इस वेव इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी डिस्टरबेंस वाई है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। इसे बच्चों हम साइन के डॉट आर,
के डॉट आर प्लस माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के डॉट आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आपको चिंता वाली बात नहीं करनी है, इनटू ओ कैप। तो के वेक्टर यहाँ पर कहलाता है, इसे हम लोग कभी कभी प्रोपागेशन वेक्टर, प्रोपागेशन वेक्टर या वेव वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आर आप समझ रहे, तो के का अगर के को ऐसा मान लो कि लेट अस सपोज ये के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, ये जेड के कैप है, और आर वेक्टर आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है। तो बेसिकली एक सेकेंड, तो बेसिकली इनका जो के डॉट आर होगा, है ना, या इसे हमने, तो के डॉट आर जो होगा वो के एक्स इंटू एक्स, या अगर मैं इसे ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप मान लो, जो मेरी आदत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने से आपको आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। मतलब अगर कहीं इस तरह का लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो उसकी जो प्रोपागेशन वेक्टर होगा वो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के कैप होगा, उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो यूनिट वेक्टर निकाल के। है ना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी वेव बच्चों हमारे पास लिखी है, इस तरह की वेव लिखी है, तो इसका जो प्रोपागेशन वेक्टर होगा वो ये होगा आपका ए आई प्लस सी जे प्लस सी के कैप, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर वेक्टर तो ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किया होगा हमने ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से, तभी तो ये हमको मिला होगा ये वाला टर्म जो आ रहा है। और ये जो एम्पलीट्यूड के साथ ये जो यूनिट वेक्टर होगा, इसे ऑसिलेशन वेक्टर कहते हैं। एक सेकंड बेटा, जरा इसको तब तक आप लोग समझो, मैं फोन कॉल ले लेता हूँ। हाँ शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र बताओ। हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, आप कह सकते हैं थोड़े अच्छे सवाल आए। एक सवाल मेन 2019 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे रखा था ई नॉट एन कैप, है ना, एन कैप उनका ऑसिलेशन वेक्टर रहा होगा, तो उन्होंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। इसके बाद साइन अंदर लिखा था ओमेगा टी प्लस 6y माइनस 8z, ये इस तरह से बच्चों लिखा हुआ था, और उन्होंने कहा था फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये 2019 का सवाल है, बिल्कुल सिंपल बात है। ऑप्शन ए, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, आप लोग कर लोगे। तो बच्चों इसको बस उसी से कंपेयर कर लो अपने वाले से, कि कोई भी वेव इक्वेशन है,
यहाँ बच्चों हमने वाई लिखा है, वाई में आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, ये ई भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि ओ वेक्टर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो एन कैप, और आपका ऑसिलेशन वेक्टर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस, ये अगर इसे आप के डॉट आर से कंपेयर करोगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि के वेक्टर कितना आएगा बेटा, बोलो जरा। के वेक्टर कितना आएगा बोलो। 6j माइनस 8k। बिल्कुल सही बात, 6j कैप माइनस 8k कैप। आर वेक्टर भाई क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप देखिए ये के डॉट आर की वैल्यू लिखी होती है ए एक्स प्लस बी वाई। बड़ी सिंपल बात, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर अंदर लिखा है बेटा, तो इसका के वेक्टर सीधा सीधा आपका ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो यहाँ 8 6 y माइनस 8 z लिखा, तो ये आपका प्रोपेगेशन वेक्टर हो जाएगा, पर हमें डायरेक्शन पूछी है तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा 6j माइनस 8k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा, तो 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड बाई 5। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तो ये बच्चों हमारा प्रोपागेशन वेक्टर पे क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, चलिए अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बोल रहा हूं बी नॉट, ठीक है, और बी नॉट कॉस 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना, और ये कोई ऑसिलेशन वेक्टर होगा, ओ कैप मान लेते हैं। तो बताइए जरा प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या हो, तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन देख के बताइए फटाफट। तो ये के वेक्टर जो होगा वो 2i प्लस 3j माइनस 5k होगा, और के कैप चाहिए तो इसके बस यूनिट वेक्टर से आपको डिवाइड करना है, यही आपका सी कैप है ना, प्रोपगेशन। 5k कैप डिवाइड बाई अंडर रूट कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 25। तो इस तरह से बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इक्वेशन देख के आप निकाल सकते हैं। अब अगर केवल x लिखा होता है बेटा तो आई कैप हो जाती है, यहाँ पे केवल y लिखा होता है तो जे कैप हो जाती है। भाई अगर केवल आई कैप में जा रही है और आर डॉट आई करेंगे आप, आर डॉट आई, के डॉट आर होता है तो ये सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो इसलिए अगर वाई जेड में कुछ नहीं लिखा, अंदर केवल के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, तो उस केस में जो है वो लाइट हमारी एक्स में प्रोपागेट कर रही है, के एक्स वाई लिखा है तो जे में प्रोपागेट कर रही है, जेड लिखा है केवल तो के में कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और 2019 में ही आया है किसी पेपर में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू साइन में दिया था क्या बेटा, जनरल, आपने जो जनरल इक्वेशन बताई थी वहां पे तो साइन में कंपेयर कर रहे थे, सर यहाँ पे तो कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन हो चाहे कॉस हो। अगर कॉस को साइन में करोगे तो पाई बाई 2 में कुछ पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, इसमें फेस में चेंज आएगा, प्रोपगेशन वेक्टर में चेंज नहीं आएगा बेटा। 1.6 into 10 to the power minus 6 cos 2 into 10 to the power 7 z plus 6 into 10 to the power 15 t, और इसके बाद एक ब्रैकेट बाहर था और इसमें लिखा था 2i कैप प्लस जे कैप। अब बेटा इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको बतानी थी, जरा इस क्वेश्चन को देखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताइए कैसे बताएं। ये भी 2019 का क्वेश्चन था,
इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको बतानी। हम ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो E होता है और B होता है ये सेम फेस में रहेंगे, और इस चीज को फेस कहते हैं। इसका मतलब है ये चीज हमारी नहीं बदलनी। सर ऑसिलेशन वेक्टर भी सेम रहेगा? नहीं, ऑसिलेशन वेक्टर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से आप निकालोगे, आपको भी रिलेशन बताया था, E क्रॉस B इक्वल टू C, ये वाली रिलेशन नहीं बताई थी हमने अभी, बता दो उसके अकॉर्डिंग रिलेट चेंज होगा। ये तो अलग अलग डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना E और B, तो यहाँ पर आपका प्रोपगेशन वेक्टर तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा। सर 6 इंटू 10⁵ के बाद क्या लिखा है? 6 इंटू 10⁻15 है बेटा, ये 2i प्लस j लिखा है लास्ट में। नहीं, वो आई में है कि जे में? क्या 6 इंटू 10⁻15 के आगे, जस्ट आगे वाई है? टी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। टी है वो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ओमेगा टी। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ये देखिए क्या लिखा है, कॉस के अंदर लिखा है के जेड और प्लस ओमेगा टी। हमने क्या कहा था, दोनों का अगर सेम साइन है तो ये किधर जाएगा, नेगेटिव जेड में। आपको याद होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी में हमने कहा था अगर सेम साइन के हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है, और अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले आप इसका सी कैप देखें कितना होगा। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के जेड है, तो जो इसका सी कैप आएगा दैट इज माइनस के कैप। ये नेगेटिव जेड में, मतलब प्रोपगेशन की डायरेक्शन माइनस के कैप आएगी। और अगर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल अंदर लिखा है तो आपका जो है सी कैप इक्वल टू माइनस के कैप। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपका जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो जो आपका प्रोपगेशन वेक्टर है, ये आपका प्रोपगेशन वेक्टर जो है आपका वो माइनस के कैप हो जाएगा। और आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो ई कैप की अगर हम वैल्यू निकालें बेटा, तो ई कैप आएगा 2i कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √5। अगर आप ध्यान से देखें तो एम्पलीट्यूड ये नहीं है, एम्पलीट्यूड ये नहीं होगा। इसका एम्पलीट्यूड जब इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे, √5 से डिवाइड करोगे, √5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तब जाके एम्पलीट्यूड कन्वर्ट होगा। ये क्योंकि ये ओ कैप के फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके ये कन्वर्ट होगा। तो देखो अब हमारे पास देखो ई कैप वेक्टर आ गया, हमारे पास सी कैप आ गया, यहाँ से माइनस के कैप हो गया सी कैप जेड एक्सिस के अलोंग। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो आप बी कैप निकाल सकते हो या मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो बी का। तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट इक्वल टू सी, है ना। अगर वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये होता है, अगर वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर रही है तो स्पीड ऑफ लाइट की जगह भी हो जाता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। आप सब लोग जानते हैं मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसे आप देखिए क्या आएगा। सबसे पहले तो आप ई नॉट देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे समझते हैं कि ई नॉट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁶ नहीं, यहाँ ई नॉट की वैल्यू जो आएगी इट इज √5 1.6 इंटू 10⁻⁻6 है। ओके, तो बी नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी ई नॉट बाई सी √5 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸ क्या दिया गया हमको, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो इनटू मल्टीप्लाई करेंगे
ये मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो इंटू पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √5 इंटू 4.8 इंटू 10⁻²। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। हमको ई पता है, सी पता है, बी बतानी है। तो ई बी सी, तो सी क्रॉस ई इक्वल टू बी होगा हमारा, ठीक है ना। या बी ई बताना है तो ई बताना है, तो अगर ई बताना है तो बी क्रॉस सी इक्वल टू ई हम लिखेंगे। तो चूंकि हमने कहा ई बी सी ऐसे लिखा रखिए, तो यहां से हम लोग का क्या आएगा, बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल टू ई कैप, ठीक है। तो बी कैप हमारा क्या था यहाँ पे, बी कैप हमारा था 2i कैप प्लस एंटी क्लॉकवाइज होता है ना रोटेशन। अरे किधर भी बना लो, याद रखने का तरीका। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाना है तो ई इधर ले लो, बी इधर ले लो, सी इधर ले लो, वो तो अपने आप याद करने का तरीका है, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं। तो ई बी क्रॉस सी इक्वल टू ई कैप लिखेंगे, तो बी क्रॉस सी, तो क्रॉस हमारा क्या करेंगे, माइनस के कैप इक्वल टू ई कैप। देखो जरा ई कैप क्या आएगा, आई के जे होता है, आई के माइनस जे होता है, तो ये आई के माइनस जे और माइनस एक प्लस जे हो जाएगा, तो ये 2j कैप आएगा। और जे के आई होता है तो ये माइनस आई जो होगा ये आई कर देगा माइनस आई डिवाइड बाई √5। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा बी का मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वेक्टर कह सकते हो आप। तो इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो वो आ जाएगी हमारी, मैग्नीट्यूड है 4.8 इंटू √5 इंटू 10⁻²। कॉस के अंदर वही रहेगा पूरा का पूरा 2 इंटू 10⁻7 z माइनस 6 इंटू 10⁻5। 15 है 5 है, कितना था, 15 लिया था, वैसे एग्जाम में 5 था, 15 मैंने गलती या 5 ही होगा, जो भी होगा क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। 5 होगा तो 5 ले लेंगे, 15 होगा तो 15 ले लेंगे। चलो 15t, और ये डायरेक्शन आ रही है हमारी 2j माइनस आई कैप डिवाइड बाई √5। ये √5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2j माइनस आई वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला आंसर तो सब में सेम रहता है, इसमें एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है, मेनली जो अंतर होता है वो इसी में अंतर होता है। तो सेम लॉजिक का क्वेश्चन आया। तो मेरे कहने का मतलब, आपको इन सवालों को करने के लिए आप इन्हीं चीजों का थोड़ा ध्यान रखें कि ई बी सी के वेक्टर्स में क्या रिलेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप जैसे आई जे के होते हैं बिल्कुल वैसे ही ई बी सी होते हैं। मतलब कोई दो आपको दिए जाए तो तीसरे आप बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन थे जो इक्वेशन पे बेस्ड सबसे अच्छे सवाल अब तक जो आए हैं, क्योंकि इनमें हमने सिंपल XYZ यूज नहीं किया है। हाँ इतना जरूर ध्यान रखिएगा कहीं पर भी अगर इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी हो, साइन ω_t प्लस kx लिखा है, दोनों का साइन सेम है तो नेगेटिव x होगा, और ω_t प्लस माइनस kx लिखा है या kx माइनस ω_t लिखा है तो ये पॉजिटिव x में मूव करेगी। या इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल रट ही लो किसी चीज को, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन जैसे आप लिख रहे हो मान लो, तो E0, तो फिर आप ω_t माइनस k.r से हमेशा कंपेयर करो। ω_t माइनस k.r से अगर कंपेयर करोगे तो आपको प्रोपगेशन वेक्टर करेक्ट आ जाएगा, मतलब आपको साइन के साथ आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर E0 मान लीजिए साइन ω_t प्लस kx से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x डायरेक्शन तो है पर यहाँ पर k.r अगर आप k देखोगे और यहाँ प्लस साइन लाना है तो आपको k का माइनस i में होना जरूरी है, तभी ये प्लस साइन आएगा। लेकिन ये जस्ट एक तरीका है, ऐसा कोई फिक्स मेथड नहीं है कि ये प्लस रहेगा और यही क्वेश्चन होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक होता है, बच्चों को एक कॉमन तरीका बता दिया जाता है कि भाई जब भी आप इस फॉर्म की इक्वेशन लो, जैसे मैंने आपको k.r प्लस माइनस ω_t प्लस 5 लिखवाया था, तो ऐसे जनरली लोग बता देते हैं कि इस तरह से अगर लिख के देखोगे
तो आपका दो सिंगल वेरिएबल वाले में भी कभी प्लस आई है कि माइनस आई है, प्लस जे है कि माइनस जे है, इसमें इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ हमारा जो के कैप आएगा या के डायरेक्शन जो आएगी वो आई कैप आ जाएगी, हमारा के वेक्टर जो आएगा, है ना। बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर सिर्फ एक्स हो, सिर्फ वाई हो, सिर्फ जेड हो, तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। और या फिर आप आदत डाल लीजिए कि हाँ साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर के फॉर्म से कंपेयर करिए, और फिर आपको कुछ प्लस माइनस नहीं भी याद रहेगा तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इस पे हम लोगों ने मैक्सिमम बातें डिस्कस कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा कि उस पे भी 2-3 क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं 2-3 सालों में, और बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे सवाल आए हैं। तो कल हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी की बात करी थी। एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने करा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और सेम हमारी थी यही बी नॉट स्क्वायर 4 म्यू नॉट थी। टोटल यही सेम मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो आई थी वो या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के बराबर आई थी, या इसी चीज को हम बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट के बराबर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। आधा घंटा बाद कौन आ रहा है भाई, आदित्य सचान। अच्छा, तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने इंटेंसिटी की बात करी थी। इंटेंसिटी आई इक्वल टू, इंटेंसिटी बेसिकली क्या थी हमारी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू ए सरफेस। किसी सरफेस से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्रॉस करने वाली जो एनर्जी होती थी वो इंटेंसिटी होती थी। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम इंटेंसिटी लिखेंगे तो हमारा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इनटू स्पीड ऑफ लाइट आया था। ये ध्यान रखिएगा, ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारी इंटेंसिटी थी जो कि इस तरह से आई, ठीक है। तो अब इस पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वेरिएशन बनता है जिसमें हम मीडियम का क्या इफेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मीडियम का क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम, इतनी चीज बस मुझे और बतानी थी जो रह गई थी, फिर हम इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कराएंगे जिस कॉन्सेप्ट पे आए हुए हैं। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आप जानते हो लाइट की स्पीड चेंज होती है, स्पीड हमारी v हो जाती है। वैक्यूम में जो स्पीड होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्कशन बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। इन वैक्यूम जो स्पीड होती थी बेटा c होती थी। तो जिस तरह से हमारा हम लोगों ने पढ़ा था कि ई नॉट और बी नॉट का जो रेशियो है वो c है, तो वैक्यूम में ई नॉट इक्वल टू c टाइम्स बी नॉट लिखते हैं हम लोग। ये रिलेशन होता है, एक का एम्पलीट्यूड देके अगर दूसरे का पूछा जाए। सिमिलरली यहाँ पर हमारा E इक्वल टू, अगर मैं मान लूं कि एम्पलीट्यूड ई नॉट से E हो गया तो E इक्वल टू VB हो जाता है, ठीक है ना। मतलब उस E और B का जो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो होगा, अगर वैक्यूम में नहीं है तो E और B का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट बताएगा। अब ये बहुत ही बेसिक बात है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में जिसे आप c कहते हो, ये बेसिकली होता है 1/√, ये पता होगा सबको, ठीक है ना, बेसिक डेफिनेशन है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, और ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बच्चों। सिमिलरली बच्चों किसी मीडियम में जो स्पीड होती है वो उस मीडियम की आप कह सकते हो परमिएबिलिटी, और उस मीडियम की परमिटिविटी 1/√μ
और अंडर रूट एप्सिलॉन के बराबर होती है, ठीक है ना। अब अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दे तो इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं। आप देखिए, एक चीज हम जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी हम डिफाइन कर चुके हैं। म्यू रिलेटिव होता है म्यू नॉट अपॉन, एक सेकेंड, रिलेटिव परमिटिविटी हम कैसे डिफाइन करते थे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, या उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, मीडियम का डिवाइड बाय फ्री स्पेस का, ठीक है। इसी तरह म्यू आर होता है हमारा म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, कि फ्री स्पेस के रिलेटिव में कितना टाइम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिश्ता है, थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम इसको रिलेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो इसका इससे कोई लेना देना नहीं, तो जनरल है, हमें याद रहने चाहिए बातें। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिखाएं थोड़ा सा, फिर हम इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, वो हम लोग डिफाइन करते हैं, म्यू से लिखता हूं मैं, लेकिन एन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि म्यू मैंने परमिटिविटी को लिख रखा है। तो वो हमारा जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, सी बाई वी होता है, सी बाई वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सी बाई वी है, तो अगर सी और वी का हम रेशियो ले लें बेटा, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर, देखिए सी नीचे रहेगा, मतलब सी ऊपर रहेगा तो 1/μ, और ये बाई वी करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इनटू ये अपॉन म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप देख रहे हैं तो म्यू बाई म्यू नॉट जो आएगा, म्यू बाई म्यू नॉट, ये बच्चों म्यू रिलेटिव है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ई बाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है। इसका मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंडर रूट टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का अंडर रूट टाइम्स प्रोडक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो आपको इस तरह से डराइव करना पड़ सकता है। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, कुछ बहुत सारी बुक्स में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं बच्चों, कि होता क्या है, एप्सिलॉन रिलेटिव को ही आप के बोलते हो, जिसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दी जाती है, लेकिन हमने देखा इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो होते हैं बच्चों, उनमें अगर परमिएबिलिटी नहीं दिए, इफ इट इज नॉट, अगर गिवन है तो आप वही यूज करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो आप 1 मान लेंगे इसको, और 1 के आसपास मान लेंगे। तो इफ इट इज नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन, ठीक है, अगर गिवन नहीं है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग 1 लेते हैं इसको, ये गिवन नहीं होती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अंडर रूट टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, 1 है, इन स्पेशली इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसकी वैल्यू बच्चों जो होती है वो 1 होती है। तो अब आप देखिए कितना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं, कि अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी क्या होगी, इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी हमारी क्या थी, इन वैक्यूम इंटेंसिटी हमारी थी आई इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम थी। अब ये वैक्यूम है, मैं इसे वैक्यूम लिख लेता हूं, इन ए मीडियम, बहुत ध्यान से देखना, इन ए मीडियम जो इंटेंसिटी होगी वो 1/2 एप्सिलॉन, परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन रिलेटिव, या के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकता हूं मैं यहाँ पे, तो के एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो ई ओ मीडियम लिख देता हूँ, ई नॉट मीडियम का स्क्वायर, और स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगी जो कि v के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c जो है, c से c नहीं रहेगी, वो v हो जाएगी बेटा, तो वो भी, तो इंटेंसिटी मीडियम के साथ इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे
तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहूं तो v को लिख सकता हूं c बाई एन, ठीक है, v को लिख सकता हूं मैं c बाई एन, और k को लिख सकता हूं एन स्क्वायर। देखिए ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एन स्क्वायर के बराबर था ट्रांसपेरेंट लिक्विड की बात करें जिसमें हमारी लाइट आर पार जा रही है, ठीक है ना। तो 1/2 ये एन स्क्वायर ऐसे मीडियम के लिए जिनकी मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 है, और एप्सिलॉन नॉट ये मीडियम के अंदर, ईओएम का मतलब मीडियम के अंदर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और ये c बाई एन है बच्चों। एक एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इट विल इक्वल टू 1/2 एन टाइम्स ई नॉट स्क्वायर, और ई नॉट मीडियम के अंदर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू सी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, सी रहता है, ई नॉट फिर रहता है, फिर के हटा दिया। मतलब अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। बाकी वैसे अगर आप चाहो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी होती है मीडियम में। आज ही मैं कुछ बच्चों को बता रहा था कि किसी मीडियम में क्या होती है, बस स्पीड ऑफ लाइट उस वक्त सी की जगह वी हो जाती है। फिर लेकिन जब आप एग्जाम में यूज करोगे तो ये वाला यूज करोगे तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं 2 क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि कौन से सेशन में आए हैं 2 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ 2019 11 जनवरी वाला एग्जाम है। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन बच्चों आया है वो मैं पिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, मैं क्वेश्चन सुना देता हूँ। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दी गई है कुछ, कितनी दी गई है दिख नहीं रहा इसमें सही से, कुछ समथिंग 5.0 दिया है या 50 दिया है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कुछ इंटेंसिटी है 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंटर, इन्होंने कहा इतनी इंटेंसिटी की लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, एक मीडियम है बच्चों उसमें एंटर कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है इसका, विदाउट एनी लॉस। लॉस का मतलब बेटा पूरी पूरी एंटर कर जा रही है, 100% एंटर कर जा रही है ना, विदाउट एनी लॉस। मेरी आवाज सुनने सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएम वेव्स के बच्चों। तो विदाउट एनी लॉस हमारी लाइट एंटर कर रही है, और हमें बताना है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम। मतलब बेसिकली बच्चों अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड E1 है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड E2 है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का B1 है, यहाँ पर B2 है, तो हमसे पूछा गया है E1 बाई E2 और B1 बाई B2 जो होगा वो n का मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा। और ऑप्शंस दिए हैं 1 बाई रूट एन, फिर रूट एन कॉमा रूट एन, ये रेशियो दिए गए हैं। फिर दिया है 1 बाई रूट एन कॉमा 1 बाई रूट एन, और ये दिया है रूट एन कॉमा 1 बाई रूट एन। तो बेसिकली हमको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि एंटर करने से पहले और एंटर करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों में एम्पलीट्यूड का रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों में एम्पलीट्यूड का रेशियो, पहले इन्होंने कहा है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का है बाद में मैग्नेटिक फील्ड का है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो बिल्कुल आसान है बेटा, यहाँ पे इन्होंने पहला मीडियम नहीं दिया है, एंटर्स इन ए मीडियम, तो इन ए मीडियम एंटर कर रहा है, तो पहला जब गिवन नहीं है तो हम एयर या वैक्यूम मानेंगे बेटा। मेरी आवाज आ रही है श्रेयांश? हाँ सर आ रही। हाँ सुनो, तो पहले हम वैक्यूम मानेंगे। तो बेसिकली अगर एनर्जी लॉस नहीं हुई है तो वी विल एज्यूम देयर विल बी नो लॉस इन इंटेंसिटी। तो I1 I2 जो होंगे वो बराबर हो जाने चाहिए। फिर अभी हमने पढ़ा कि वैक्यूम में जो इंटेंसिटी होगी वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या जो भी E1 मान लेता हूं मैं, एम्पलीट्यूड को मैंने E1 माना है तो मैं E1 मान लेता हूं, E1 स्क्वायर इंटू सी होती है। और किसी मीडियम में अभी मैंने पढ़ाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, एम्पलीट्यूड ये एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा फिर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिमूव कर दिया था।
ये E2 स्क्वायर होगा और इनटू क्या था, C रहेगा हमारा, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड E2 हो जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखें सब कुछ कट जा रहा है, तो ये हमारा E1 बाई E2 बच्चों अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा अंडर रूट n टाइम्स के बराबर आ रहा है, यानी ये तो पक्का अंडर रूट n है हमारा। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड में भी देखना है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड में आप सिंपल समझ सकते हो, ऐसे आप देख सकते हो कि E1 जो होगा वो CB1 होगा, क्योंकि वैक्यूम में है अभी, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है ना। और E2 जो होगा, E2 जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो E2 और B2 के रिलेशन, या फिर हम अगर हम चाहें तो सेम उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड में रेशियो कैसे क्या आएगा, बताओ बेटा, प्रेडिक्ट करो जरा। सर रूट एन ही आएगा। कैसे कैसे? रूट n/n। देखो देखो, अगर हम देखें तो E1 बाई E1 इक्वल टू है CB1, है कि नहीं, क्योंकि पहले वैक्यूम है तो वैक्यूम में रिलेशन ये होगा, और किसी मीडियम में रिलेशन क्या होगा, VB2, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होगा, E इक्वल टू VB होगा, और यहाँ पर क्या होगा, E इक्वल टू CB होगा, क्योंकि ये वैक्यूम है ये मीडियम है। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो E1 बाई E2 जो होगा वो C बाई V B1 बाई B2 होगा। E1 बाई E2 जो है वो रूट n है। C बाई V क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं होता है भाई, यही तो होता है। तो C बाई V रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है B1 बाई B2। तो आप देखिए B1 बाई B2 जो आ रहा है वो 1 बाई रूट n आ रहा है यहाँ पे, तो रूट n ये आएगा और 1 बाई रूट n ये आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए ये इंटेंसिटी पे मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस कॉन्सेप्ट पे, और इसको आप अच्छे समझ लीजिए क्योंकि अच्छा सवाल है। इस पे एक आध सवाल और आया मैंने देखा है, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल कायदे से पूछे गए हैं सब, और ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में, जिन्होंने अच्छे से समझा है वही इस कॉन्सेप्ट को कर पाएगा। तो चलिए मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको और देता हूं, तो वो आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए एक सवाल बच्चों, ये भी 12 जनवरी, अब देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे 12 जनवरी को भी आया 2019, और ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया। इन्होंने सवाल कुछ दिया है, द लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट वेव नॉर्मली एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, लाइट वेव नॉर्मली एंटर कर रही है ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 1.5, 4% ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, 4% रिफ्लेक्टेड हो गई लाइट बेटा, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में थी तो एम्पलीट्यूड था 30 वोल्ट पर मीटर का, इसका एम्पलीट्यूड था। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द वेव प्रोपगेटिंग इन द ग्लास, तो ग्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर कितना एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बच्चों सवाल पूछा गया, तो जल्दी से इसको तुरंत पटक दीजिए, 2 मिनट के अंदर बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं 10 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी है 24 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी है 30 वोल्ट पर मीटर, और ऑप्शन डी है 6 वोल्ट पर मीटर। बच्चों 4% रिफ्लेक्शन हो गया है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, तो I1 ये है, अगर ये I है तो कितने परसेंट ट्रांसमिट हुई होगी, 0.96, है ना। ये जो I2 होगी ये 0.96, चार परसेंट, इसका मतलब 96% ही अंदर गई है। तो इंटेंसिटी इनसाइड द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब
अब देखिए इन किसी भी सवालों में आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटी नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल ही मानना पड़ता है। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, नालायक किस्म के लोग? हाँ बी आ रहा है सर। अच्छा चलो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा, मीडियम 2 में जो लाइट एंटर करी है इट इज 0.96 टाइम्स इंटेंसिटी इन मीडियम 1। बस आप क्या वैल्यू पुट कर दो मेरे हिसाब से, तो ये क्या आएगा, ये मीडियम में है तो 1/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एप्सिलॉन नॉट, एम्पलीट्यूड इन मीडियम का स्क्वायर इनटू क्या था, इनटू सी था, इक्वल टू 0.96 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट बोले तो 30 का स्क्वायर और इनटू सी था। ये सब कट पिट जाएगा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ रहा है ई नॉट मीडियम का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर इंटू 0.96 डिवाइड बाई 1.5। तो ये आ रहा है, कुछ देख लो यार, जो भी आ रहा है वो सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 2 डेसिमल एक हटा दें तो 576 आ रहा है। 900 इंटू 96 डिवाइड बाई 150। सर डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लीजिए ना, 30 बाहर आ जाएगा। अब जो भी है मतलब 24 आ गया ना सबका, हम कैलकुलेशन ना करने वाले। तो ई नॉट एम इक्वल टू 24 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं, एक दो क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर देता हूं। सर एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चंस में होंगे, अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए उसमें। नहीं, कुछ मेंस को डिस्कस करेंगे, तो आए हैं मेंस में। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए 2015 में आया था ये। इन्होंने कहा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एक्स डायरेक्शन हैज फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻14 हर्ट्ज दी गई है फ्रीक्वेंसी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है 27 वोल्ट पर मीटर। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो व्हिच वन डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वेव। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के वेव को डिस्क्राइब, चारों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। चलो लिख देता हूं। तो इन्होंने बच्चों 4 ऑप्शन दिए मैग्नेटिक फील्ड के, बी वेक्टर इक्वल टू एक्स कॉमा टी 9 × 10⁸, साइन 1.5 × 10⁶, x -2 10⁻14 t। एक तो ये दिया है, दूसरे में बी ऑप्शन में यही लिखा है, और इधर हम ये सब में सेम लिखा हुआ है, सब नहीं, एक दो में अलग है। इसमें एक मिनट में देख लेता हूँ। इसमें ये एम्पलीट्यूड सेम लिखा है, फिर साइन के अंदर लिखा है 2π 1.5 × 10⁸x -2 × 10⁻14 t। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में लिखा है सेम बी इक्वल टू, ये भी एम्पलीट्यूड सेम लिखा है, साइन के अंदर 2π
1.5 into 10 power minus 6 x minus 2 into 10 to the power 14 t। ठीक है, और चौथा ऑप्शन लिखा है b इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसका ये सेम है दोनों में, इसमें अलग दे दिया है तो इसलिए अलग लिख दे रहा हूँ। ये माइनस है, सॉरी बच्चों, माइनस है पावर में। साइन 2 पाई 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 x और माइनस 2 इंटू 10 टू पावर 14 t। हाँ भाई, अब सर बताएं। सेकंड ऑप्शन में जो 2 into 10 पर -14 दिया या 14 है? प्लस 14 है बेटा, वो तो माइनस तो कैसे लिखते हैं, प्लस। सर एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन हैज फ्रीक्वेंसी 2 into 10 to the power 14 hertz and electric field amplitude 27 volt per meter. From the options given below, which one describes the magnetic field for this wave? 2015 के ऑनलाइन टेस्ट का है क्वेश्चन। देखिए, मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन में और टाइपिंग एरर करी है। इसमें लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर दिया गया है ए कैप, और यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिया गया है सेकंड ऑप्शन में आई कैप। सेम मैग्नीट्यूड दिया है आई कैप, सेम मैग्नीट्यूड सी में दिया है के कैप, और इसमें दिया है जे कैप। अब पूरी तरह से करेक्ट लिखा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया ब्रैकेट के बगल। अब देखिए, आराम से पहचानिए, टेक योर टाइम, 2 मिनट में आराम से करिए। सर थर्ड ऑप्शन। सर से अच्छा, यस सर, सी ऑप्शन है। हाँ भाई, कैसे बताएं? सी ऑप्शन। कैसे आया सी ऑप्शन? हाँ, एक्सप्लेन ना करोगे? एक्सप्लेन नहीं करना चाहते?
करो भाई। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? लिखा तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स में तो सारी जा रही हैं। तो सर मैग्नेटिक फील्ड जेड में जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जेड में जाएगी, ये कैसे पता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का पता थोड़े ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता है, यही तो मुद्दे की बात है। सर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ना सर, E बराबर BB लगा लेंगे तो वहां से B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन लिखी हुई है साइन ओमेगा टी माइनस KX समथिंग लिखी हुई है, तो ओमेगा होता है 2 पाई F। तो दो ही इक्वेशंस हैं B और C, जिसमें ऐसा टर्म आ रहा है और लैम्डा निकाल के चेक कर रहे हैं। दोनों में अलग अलग है सर, तीनों परपेंडिकुलर होंगे। ऊपर। हाँ देखो, सबसे पहले तो हम फर्स्ट चेकिंग जो करेंगे, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है तो हम लोग चेक करके ही करेंगे, इसलिए ऑप्शन से कह रहे हैं इन्होंने, एब्सोल्युटली नहीं निकाल सकते शायद मेरे हिसाब से इसको। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, हमको चाहिए तो B नॉट इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई C। तो E नॉट दिया है 27 ऊपर लिखा हुआ है, और C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला आएगा मैग्नीट्यूड। तो 9 ये तो गड़बड़ी हो गया, तो ये 9 में ये तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर बच्चों ओमेगा होता है 2 पाई F KX, भाई ये क्या लिखा है? KX माइनस ओमेगा टी लिखा है साइन के अंदर, और K होता है 2 पाई बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी दी गई है, और क्या दी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है। तो 2 पाई F अगर ओमेगा देखेंगे, F लिखा है, ये तो रॉन्ग हो गया, ऐसे ही इसमें 2 पाई है ही नहीं, F सीधे सीधे F लिख दिया है, तो ये 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई है, F दोनों में मैच कर रहा है, 2 पाई F ओमेगा दोनों में मैच कर रहा है, तो B और C में से हमें सेलेक्ट करना है। तो B और C में से सेलेक्ट करना है, तो वेवलेंथ निकाल लो पहले, वेवलेंथ कितनी आएगी? तो वेवलेंथ आएगी C इक्वल टू F लैम्डा लगा लो, C है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, और F तुम्हें दी गई कितनी? 2 इंटू 10 टू दी पावर 14, और लैम्डा तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू देखिए आ रही यहाँ से 2/3, नहीं लैम्डा की वैल्यू आ रही है, ठीक लिखा है मैंने, C इक्वल टू 3 ये है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर, फ्रीक्वेंसी दी है इन्होंने ना सर, ऑप्शन शायद गड़बड़ है। हाँ सर, डेटा मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन सारे गड़बड़ हैं भैया। 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 14, और ये आएगा -6, और 2/3 टू द पावर -6 आएगा ना, 1 बाई लैम्डा। तो जो K आएगा वो 2 पाई बाई लैम्डा होगा, यानी 2 पाई बाहर रहेगा और ब्रैकेट। अच्छा, इन्होंने लैम्डा की जगह 1 बाई लैम्डा लिख दिया है। यस सर। मतलब ये गलती से मिस्टेक कर दी है, या तो हम जिस बुक से सवाल करवा रहे हैं रेजोनेंस वाली, उसमें इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी। तो कायदे में जो बेस्ट इक्वेशन आएगी वो यहाँ पर पावर माइनस, ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे डेटा मैच नहीं कर रहा उस हिसाब से। लेकिन वही है कि पावर एक में पावर लिखा है इन्होंने क्या, -8, सॉरी ये -8 पावर लिखा है, बाकियों में पावर -6 लिखा है। तो ये वही, अब देखो यहाँ पर कायदे में निकाल दिया इन्होंने लैम्डा, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 3/2 इंटू 10 पावर 6 कर दी माइनस, और ये लैम्डा KX को लिख दिया है, लैम्डा K को लिख दिया है 2 पाई लैम्डा। अरे 2 पाई लैम्डा नहीं होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो कायदे में ये 1/3/2 यानी 2/3 इंटू 10 पावर 6 आएगा प्लस का, मतलब जो अंदर आएगा ना वो 2 पाई, और मैं दिखा देता हूँ क्या आएगा साइन के अंदर, 2 पाई और बाई लैम्डा आएगा, तो 2/3 इंटू 10 टू दी पावर +6, और प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, चूंकि इन्होंने x दिया है तो चलो सपोज पॉजिटिव x मान के लिख लेते हैं, और ये 2 इंटू 10 टू दी पावर 14 इंटू t, ये आना चाहिए था, तो ये किसी में मैच नहीं कर रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जिस बुक से मैं करा रहा हूँ इस बुक में मिस्टेक होगी, पेपर में सही रहा होगा, और अगर रहा होगा तो फिर भैया गलत है ये, या तो किसी मीडियम का भी जिक्र नहीं किया इन्होंने, तो मीडियम का जिक्र नहीं किया है तो उससे भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना।
तो बस वही है कि ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर जरूर रही है, तो फिर बोनस वोनस रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं के की वैल्यू बच्चों नहीं आएगी, के की वैल्यू साफ साफ है, के हमारा होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये तो v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वेव के लिए जनरल v की जगह c आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी गई है, लैम्डा से मैच नहीं करेगा, तो k तो किसी का मैच नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज जो है क्योंकि सबके पावर नेगेटिव दी गई है, तो इस तरह से आप इसको बी और सी में से कोई भी टिक कर सकते हैं, ऐसे ही बोनस रहा होगा मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और देख रहा है 2015 में इसकी इसी के साथ आया है। इन्होंने लिखा है फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन z डायरेक्शन, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन z डायरेक्शन, which one of the following combination give the correct possible E and B field respectively। अरे z डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करी, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट E और B हो सकता है? 2i plus 3j and i plus 2j। फिर दिया है, ये तीसरा ऑप्शन है 3i plus 4j 4i minus 3j। दूसरा ऑप्शन है minus 2i minus 3j and 3i minus 2j। और एक दिया है i plus 2j for plane electromagnetic wave propagating in z direction, which one of the following combination give the correct possible direction of E and B field respectively। बताओ बेटा कैसे चेक करेंगे, करेक्ट कौन सी संभावना हो सकती है करेक्ट हो सकता है? बेटा एक बेसिक तो ये यूज कर लो कि E पहली बात तो B के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और E क्रॉस B जो आना चाहिए वो K में आना चाहिए। तो पहले परपेंडिकुलर चेक कर लो, फिर K। देखो I J में है तो I J का K आता है, तो ये तो सब में K आएगा, या तो प्लस K आएगा या माइनस K आएगा, है ना। पर अगर एक से ज्यादा परपेंडिकुलर पेयर मिल जाता है तो हम प्लस के माइनस के पे गौर करेंगे, मुझे उम्मीद है वैसे होगा नहीं, चेक करो जरा। डॉट परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए बेटा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो 0 नहीं है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो 0 है क्या, है क्या? नहीं है 2 into 3 minus 6, 3 into 2 minus 3 into minus 2 plus 6 0 है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ये भी है, थर्ड भी है। थर्ड भी परपेंडिकुलर आ रहा है, अच्छा थर्ड भी फोर्थ भी। आप भैया आप बताओ, थर्ड भी फोर्थ भी, यानी तीन परपेंडिकुलर है, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कहा z डायरेक्शन में जा रहा है z, यानी अब E क्रॉस B चेक करो किसमें K आ रहा है, E क्रॉस B चेक करो, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, यानी इससे डिसाइड नहीं हो रहा है, इससे डिसाइड नहीं हो रहा है। E क्रॉस B पॉजिटिव K आना चाहिए। तो देखो दूसरे वाले में देखेंगे तो I 0 I माइनस माइनस प्लस I J आ जाएगा K, फिर ये J I माइनस K, ऐसा लग रहा है यही आएगा। देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो K में आएगा, देखो 5K लग रहा है, 5K आएगा, सेकंड वाला सही होगा। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस K आ जाएगा मेरे साथ। बी होगा। हाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना बच्चों? यस सर। यस सर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत लिमिटेड चीजें इसमें हैं और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हमने कंडीशन परपेंडिकुलर वाली चेक करी, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है, मतलब हो सकता है 3 पेयर ऐसे होते जो परपेंडिकुलर ना होते तो अपना डायरेक्ट ही सही हो जाता, फिर क्यों हम फालतू में क्रॉस प्रोडक्ट का दिमाग लगाते। इसलिए पहले हमने चेक करा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ इस तरह की बातें हुई हों, ठीक। 2014 ऑनलाइन में देखो एक क्वेश्चन और आया है, बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं। ये 2014 ऑनलाइन में क्वेश्चन आया, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है
1 into 10 to the power 14 hertz is propagating along z axis. z axis में propagate कर रही है along z axis. The amplitude of electric field दिया गया है, amplitude of electric field 4 volt per meter और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है 8.8 into 10 to the power minus 12 coulomb per Newton meter square. Then average energy density of electric field. Average energy density of electric field. बताओ भैया क्या आता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है? 1/4 epsilon naught E square. हाँ जी 1/4 बहुत बढ़िया. आप देखो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की अकेले पूछी गई है टोटल नहीं. अब बच्चे जल्दी में बच्चे गलती कर देते हैं 1/4 E स्क्वायर लिख देते हैं. तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एनर्जी डेंसिटी पूछी गई है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर. कई बार बच्चों इसे ऐसे भी लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट E RMS का स्क्वायर. अगर कभी आपको आरएमएस वैल्यू दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, फिर 1/4 मत लगा देना, क्योंकि आप जानते हो साइनसॉइडली वेरी कर रही है तो E0/√2 इक्वल टू E RMS. तो मेरे हिसाब से ये आप अप्लाई कर लेंगे बहुत आराम से, कौन दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अब बाकी क्वेश्चन आप करते रहना. मोमेंटम तो बता ही दिया था मैंने, मोमेंटम और एनर्जी तो बताई दी थी. फोटोन है, लाइट क्या है, तो मोमेंटम क्या था E/c था. मोमेंटम अगर याद हो नहीं बताया है तो मोमेंटम हमारा जैसे एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hf होती है या hc/λ होती है. मोमेंटम होता है E/c या hf/c या h/λ है ना. तो ये भी बातें कभी कभी इसको भी सिंपल 2 कौड़ी का क्वेश्चन आ जाता है. ये तो मैं मॉडर्न फिजिक्स में ही बता चुका हूँ, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो या तो डिस्प्लेसमेंट करंट उधर शुरुआत में बनेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट पे इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो कंडक्शन करंट के बराबर ही होती है, लोग dq/dt से आसानी से कर देते हैं. तो मेनली एनर्जी पे, इंटेंसिटी पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और इक्वेशन पे सवाल आते हैं. इक्वेशन में भी वो जो E कैप, B कैप और C कैप में रिलेशन है उस पर सवाल आता है, या फिर आपका प्रोपगेशन वेक्टर में सवाल आता है. बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जब एक पेज है एनसीईआरटी में, 1 पेज है एनसीईआरटी में, इसे आप पढ़ के थोड़ा सा इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है ना. इसको हमने मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस भी किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने विजिबल लाइट ली थी, है ना, या वीडियो लिखा करते थे हम इसको. तो आपको पता था इसके बाद हमारा इंफ्रारेड आता था, इंफ्रारेड के बाद इधर अल्ट्रावायलेट आता था, अल्ट्रावायलेट से छोटा एक्सरेज आता था, इधर गामा रेज आता था, है ना. तो इनके मेनली क्या क्या यूज है बच्चों वो देख लेना. एक्सरे जैसे मेडिसिन वगैरह में एक्सरे करने में यूज होता है, ठीक है ना, या आई सर्जरी वगैरह में यूज होता है. गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान गामा रेज निकलती थी, है ना. इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से आप कह सकते हो इसको हम लोग जो है कैंसर वगैरह में इसको यूज करते हैं. तो एप्लीकेशन बेसिकली एनसीईआरटी में जितना लिखा है, एक पन्ना लिखा है, सिर्फ एक पेज लिखा है, एक एक लाइन उसकी अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. अल्ट्रावायलेट एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट हमारा आई सर्जरी में सॉरी यूज होता है, एक्सरेज नहीं. एक्सरेज तो अलग उसमें आप जानते हो एक्सरेज निकालने में होता है, तो ये आई सर्जरीज में यूज होता है. विजिबल लाइट तो आपको पता ही है, विजिबल लाइट तो हमारे चारों तरफ है. इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद क्या आता है बच्चों, माइक्रोवेव और माइक्रोवेव, रेडियो वेव सबसे बड़ी. ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है बच्चों, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना. एक सवाल तो मुझे याद है अभी किस सन में पूछा था, मैं देख के बता रहा हूँ, 2014 में. तो बस यही पूछ लिया था कि इनको सिंबल से डिनोट किया था. इन्होंने कहा था कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो कभी कभी लकी पड़ जाते हैं आप लोग, लकी होते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है.
तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हमने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, लेकिन इनके बेसिक यूजेस आप देख लीजिएगा। जैसे माइक्रोवेव, बेसिकली माइक्रोवेव ओवन आता है जिसमें हम खाना वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें एनसीईआरटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अभी आशीष जी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे इस विषय पे डिस्कशन किया कि जो माइक्रोवेव होते हैं उनमें जो खाना पकता है बच्चों, तो यहाँ से जो रेडिएशंस निकलते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जो खाना पकाती है, तो कई बार क्या होता है ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं फूड के, अगर इस माइक्रोवेव में जो फ्रीक्वेंसी यूज करी है वो मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी फूड के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, तो रेजोनेंस होता है इनके बीच में। रेजोनेंस के केस में आप मैक्सिमम रेट से एनर्जी ट्रांसफर होता है और खाने का जो पकने का रफ्तार होता है या खाना बहुत इफेक्टिवली आप पका सकते हो, ठीक है ना। बाकी खाना अगर फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं मैच नहीं करेगी तो भी वो एक फोर्स्ड ऑसिलेशन जैसा होगा और तब भी आपका जो है खाना पकेगा। बट अगर जो फूड के मॉलिक्यूल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से अगर हमारे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो मैक्सिमम रेट से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसे रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। आप जानते भी हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तभी मैक्सिमम मिलता है जब रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। In that case, the rate of energy transfer from the source to the system is maximum. तो इस पे बड़ी अच्छी एनसीईआरटी ने 4 लाइनें लिख रखी हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे कहने का मतलब, और इनकी रेंज जरूर याद कर लीजिए मोटा मोटा। मैं एक बार लिख देता हूँ एक टेबल बना के। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए वेवलेंथ रेंज लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेडियो वेव की, तो रेडियो वेव जो होती है हमारी वो रफली 0.1 मीटर से बड़ी वेवलेंथ होती है, उनकी वेवलेंथ है ये। और प्रोडक्शन वगैरह कैसे होता है ये भी तो आप अंदाजा है ही सबका। तो इसमें रैपिड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बाय, आप इसे कह सकते हो बाय रैपिड acceleration and de-acceleration of electrons and charge particle। बेसिकली चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से यूज होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का जो आपका होगा ऑफ कोर्स इससे छोटा होगा, तो 0.1 मीटर से हम 1 मिलीमीटर तक लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका प्रोडक्शन हम लोग जनरली मैग्नेट्रॉन वॉल्व होता है, अपने कोर्स में नहीं है, उसमें जनरली इसका प्रोडक्शन होता है, मैग्नेट्रॉन वॉल्व होता है। तो इसके बारे में बस आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से रीड कर लेना। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पता होना चाहिए, वेवलेंथ रेंज कभी कभी पूछ देता है वेवलेंथ रेंज, तो ये टेबल बस है, इसको आसानी से याद कर सकते हो आप। इसके बाद आता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो है आपका वो जनरली 1 मिलीमीटर से आपका मान के चलिए कि 700 नैनोमीटर तक हम मानते हैं। इसके बाद आता है विजिबल। विजिबल तो सबको पता है 400 से 700, यानी उल्टा लिख रहे हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 700 से 400 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड जनरली बच्चों कहाँ प्रोड्यूस होती है? ये वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जनरली प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब जब एटम्स और मॉलिक्यूल हमारे वाइब्रेट करते हैं तो वहां से इंफ्रारेड लाइट हमारी जनरली निकलती है। और विजिबल तो आपको पता ही है कि ये तो पूरा हाइड्रोजन एटम और दुनिया भर का इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स लाइट। जो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांजिशन होता है, एटॉमिक ट्रांजिशन होता है, एटॉमिक ट्रांजिशन से ये तो हमें मिल जाती है ढेर सारी विजिबल लाइट, है ना। जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, जो कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज में हमको विजिबल लाइट मिलती है, ठीक है ना, बामर सीरीज में। ठीक है ना। तो अल्ट्रावायलेट हमारी हो गई, और इस विजिबल के बाद हमारा क्या आता है? अल्ट्रावायलेट आएगी। अल्ट्रावायलेट थोड़ा सा और छोटा मान लेते हैं, तो ये जनरली हम 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक हम इसे मानते हैं बच्चों, ठीक है ना, 1 नैनोमीटर तक मानते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं।
तो अल्ट्रावायलेट रेज में जनरली इनर शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली वहां पर उनके जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करते हैं तब जाके वहां से हमें अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं। जैसे आप अगर याद हो तो हम लोग लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड पढ़ते थे, तो उसमें हमारी जो लाइमन सीरीज होती थी वो अल्ट्रावायलेट को बिलोंग करती थी, ठीक है ना। तो लाइमन आपको याद ही होगा, जब पहले सेल में जंप करती 2 से 1 3 से 1, तो इनर सेल में जब बच्चों जब जंप होता तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी मिलती है, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेक्शन भी कैसे करते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जैसे फोटो शेल फोटोग्राफिक प्लेट्स फिल्म से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इनको। एक्सरेज इससे और छोटा कर देते हैं तो एक्सरेज हो गई। एक्सरेज को हमने डिटेल में पढ़ा है, कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक सब पढ़ा है। तो एक्सरेज आप यहाँ से 1 नैनोमीटर से और छोटा कर दो वेवलेंथ को तो 10⁻³ नैनोमीटर तक मोटा मोटा चले जाते हैं। और गामा रेज सबसे छोटी वेवलेंथ है, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। तो इसको हम कहाँ एक्सरे ट्यूब में इसको बनाते हैं। कोलिस ट्यूब याद होगा सबको, कैसे बनती है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंटरैक्ट कराते हैं मटेरियल के साथ और उसमें कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिलती हैं। इसके बारे में बताया है प्रॉपर। डिटेक्ट करने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म का यूज कर सकते हैं, गीजर ट्यूब, साइनाइजेशन चैम्बर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और इनके एप्लीकेशन आप जानते ही हैं, मेडिसिन वगैरह में एक्सरे वगैरह निकालने में यूज होती हैं। गामा रेज कहाँ होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं तुम्हारी, है ना। तो ये बेसिकली वेवलेंथ रेंज एक अंदाजा हो बच्चों। एक तो वेवलेंथ रेंज का अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, जितना एनसीईआरटी में लिखा है वेवलेंथ रेंज का अंदाजा होना चाहिए। एग्जैक्ट ना याद हो, आसान है याद रखना मेरे हिसाब से। थोड़ा सा एप्लीकेशन का पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, पढ़ के लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रोडक्शन बनते कैसे हैं इसका हमें, ये 3 चीजें बस हमको इसका जो है एक पेज में आपको सब मिल जाएगा। बस एक एक लाइन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पोलराइजेशन आज नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि 3:45 से 11th वालों की क्लास है। पोलराइजेशन और डिफ्रेक्शन हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन एंड डिफ्रेक्शन, बट वो एक पेज रीडिंग जरूर मान लीजिएगा। सर इसके पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ भेज देंगे, सर PDF भेज दीजिएगा। ठीक भेज देंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल।